एक 13 साल की मासूम बच्ची अस्पताल में खून से लथपथ लाई गई। पर असली झटका तब लगा जब डॉक्टरों ने उसके गर्भ में जिंदगी की हलचल महसूस की। ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था, ये एक ऐसा राज था जिसने पूरे शहर की नींव हिला दी। आखिर किसने तोड़ा उसका बचपन? कौन था वो दरिंदा? और क्यों उसका ही परिवार सबसे बड़ा गुनहगार निकला? जानने के लिए देखिए ये दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी आखिर तक। रात के 2 बजे का समय था। आपातकालीन कक्ष की बत्तियां धीमी थीं और चारों तरफ सिर्फ मशीनों की आवाज गूंज रही थी। एक एम्बुलेंस तेजी से अस्पताल के गेट पर रुकी। दरवाजा खुला और अंदर से एक छोटी सी लड़की स्ट्रेचर पर लाई गई। उसकी उम्र मुश्किल से 13 साल रही होगी। चेहरा पीला, आंखें डरी हुई और पेट अजीब तरह से सूजा हुआ। नर्सों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। शालिनी ने लड़की की हालत देखकर माथा पकड़ लिया। पेट की सूजन देखकर साफ लग रहा था वह गर्भवती थी। नाम क्या है बच्ची का? नर्स ने पूछा। अनाया, डॉक्टर ने उसकी मेडिकल फाइल पढ़ते हुए कहा। और इसकी उम्र 13। पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। अनाया कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ छत को घूरती रही जैसे उसे किसी सवाल का डर हो। डॉक्टर ने प्यार से पूछा, अनाया, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? अब भी कोई जवाब नहीं। तभी उसके साथ आई एक महिला जो खुद को उसकी मौसी बता रही थी। बोली, हमें भी नहीं पता, अचानक पेट बड़ा हो गया। किसी ने कुछ किया होगा। डॉक्टरों ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अनाया गर्भवती थी, लगभग 6 महीने का गर्भ। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला था वो यह कि बच्चे की हड्डियां सामान्य से अलग थीं, जैसे कोई विकृति हो या शायद कुछ और। शालिनी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अब यह मामला सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि एक क्रिमिनल केस बन चुका था। तलाशी में पता चला कि अनाया पिछले 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि घर में कई बार रात को अजीब आवाजें आती थीं, कभी चीख, कभी फुसफुसाहट। अनाया के पिता 3 साल पहले गायब हो गए थे। मां नशे में डूबी रहती थी। घर की देखभाल मौसी करती थी, वही जो अब अस्पताल में थी। तभी एक पुलिस अधिकारी ने मौसी से सीधा सवाल किया, क्या आप जानती हैं ये किसका बच्चा है? मौसी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ पल चुप रही, फिर अचानक उठी और भागने लगी। पुलिस ने उसे रोका और हिरासत में ले लिया। अब सब कुछ साफ होने लगा था। डॉक्टर अनाया के पास वापस गई। बेटा, सच बताओ, किसने तुम्हें ऐसा किया? अनाया की आंखों में पानी भर आया। उसने कांपते हुए कहा, वो हर रात आता था, चुपके से। मौसी कहती थी, चुप रहो वरना मां मर जाएगी। डॉक्टरों के रोंगटे खड़े हो गए। ये बच्ची एक खौफनाक नरक से गुजर रही थी, जिसकी चीख किसी ने सुनी ही नहीं। जैसे ही पुलिस ने घर की जांच शुरू की, एक पुराना कमरा मिला जिसमें जंग लगे ताले और एक टूटे बिस्तर के नीचे ब्लड स्टेन्ड कपड़े मिले। यह एक साधारण केस नहीं था, यह एक राक्षसी सच था जो पर्दे के पीछे छिपा था। पुलिस ने जैसे ही वो कमरे की तस्वीरें बाहर भेजीं, अस्पताल में बैठी डॉक्टर शालिनी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अनाया का हाथ थामा और वादा किया, अब तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं होगा। उधर मौसी से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने जो बताया उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। उसने कबूला कि अनाया पर पिछले 8 महीने से अत्याचार हो रहा था, लेकिन ये किसी एक इंसान का काम नहीं था। उस घर में कई लोग रात को आते थे और मौसी पैसों के लिए सब कुछ जानबूझकर करती रही। मां को नशे की लत थी, मौसी ने कहा, इसलिए अनाया मेरे पास थी। पर पैसों की भूख ने मेरी इंसानियत छीन ली। पुलिस ने तुरंत मौसी को जेल भेज दिया।
और अनाया को सरकार की देखरेख में रखा गया। अस्पताल में हर दिन उसकी जांच चल रही थी। डॉक्टरों की एक टीम दिन रात उसकी देखभाल में लगी रही। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, वो अभी बाकी थी। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आई, सभी सन्न रह गए। बच्चे का डीएनए मौसी के भाई से मैच हुआ था, यानी खुद अनाया का मामा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। वो जो अब तक गायब था, अब देश के बाहर किसी दूसरे शहर में मिल गया। इंटरपोल की मदद से उसे पकड़ा गया, और जब उसे भारत लाया गया तो सैकड़ों लोगों ने उसकी गिरफ्तारी पर राहत की सांस ली। इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई कि क्या अब भी हम अपने बच्चों को सुरक्षित कह सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर अनाया अस्पताल के एक कमरे में खामोश बैठी थी, अपनी कोख में उस निशान को महसूस करती हुई जो उसने कभी चाहा ही नहीं। बताइए, क्या आप चाहें तो मैं आगे की कहानी भी लिखूं, जिसमें अनाया का भविष्य, उसका संघर्ष और समाज का व्यवहार दिखाया जाए। अस्पताल की खिड़की से धूप की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। अनाया चुपचाप बैठी थी। उसके पास अब कोई परिवार नहीं बचा था। माँ रिहैब सेंटर में भेज दी गई थी और मौसी जेल में। डॉक्टर शालिनी ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। अनाया ने पहली बार किसी की आंखों में अपनापन देखा। उसने हौले से सिर हिलाया। सरकार ने केस की गंभीरता को देखते हुए अनाया को संरक्षण गृह भेजने का आदेश दिया, जहां काउंसलिंग, सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था थी। वहां उसकी मुलाकात हुई कुछ और लड़कियों से जो अलग अलग दर्द से गुजर चुकी थीं। धीरे धीरे उन जख्मों पर मरहम लगने लगा, जो शब्दों में बयां नहीं होते। पर गर्भ में पल रहा बच्चा अब भी एक बड़ा सवाल था। क्या इतनी छोटी उम्र में वह मां बन सकेगी, या उसे इस दर्द से मुक्ति मिलनी चाहिए? विशेष मेडिकल बोर्ड ने केस की समीक्षा की और लंबी चर्चाओं के बाद अनाया को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। वो रात बेहद कठिन थी। उसने अपने जीवन में पहली बार अपने लिए कोई बड़ा फैसला लिया। सुबह वह डॉक्टर के सामने आई और बोली, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वह भी अधूरा रह जाए, जैसे मेरी जिंदगी रही। डॉक्टरों की आंखें भर आईं। एक 13 साल की बच्ची, जो अब दर्द से नहीं, हिम्मत से बात कर रही थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों ने अनाया की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वह अब एक छोटी सी प्रेरणा बन चुकी थी, जिसकी कहानी स्कूलों में सुनाई जाने लगी। और जब उस दिन उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, तो अस्पताल के हर कोने में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की गूंज थी। उसने अपने बेटे का नाम रखा आशय, जिसका मतलब था उम्मीद। अनाया अब सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, वह बन चुकी थी उन हजारों लड़कियों की आवाज, जिन्हें समाज ने कभी चुप करवा दिया था। और यही उसकी असली जीत थी। आशय की मासूम मुस्कान जैसे अनाया के जीवन का हर अंधेरा मिटा रही थी। वह बच्चा उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक नई रोशनी था, जिसने उसे फिर से जीना सिखाया। संरक्षण गृह में रहकर अनाया ने पढ़ाई शुरू की। दिन में वह अपने बेटे की देखभाल करती और रात को किताबों के साथ सपने बुनती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह स्कूल टॉप करने लगी, फिर कॉलेज में दाखिला लिया। समाज ने पहले उसे तिरछी नजरों से देखा था, लेकिन अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। समाचार पत्रों में उसका नाम छपने लगा। 13 साल में मां बनी लड़की अब बन रही है समाज की आवाज। एनजीओज ने उसे यूथ एम्बेसडर बनाया, जहां वह बच्चों और महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाने लगी। एक दिन जब वह एक मंच पर अपनी कहानी सुना रही थी, तो पीछे दर्शकों में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में डर था। वही डर जो कभी अनाया की आंखों में था।
कार्यक्रम के बाद वह लड़की अनाया के पास आई और धीरे से बोली, आपको देखकर मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अनाया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारे अंदर भी वही हिम्मत है, बस खुद पर भरोसा रखो। उस दिन अनाया को समझ आया कि उसका दर्द सिर्फ उसका नहीं था। उसने जो जिया वह अब दूसरों की जिंदगी बदल रहा था। आज वह आशय के साथ एक छोटे से घर में रहती है, जहाँ प्यार है, सुरक्षा है और आत्मसम्मान है। उसने अपने जीवन को खुद गढ़ा, कठिनाइयों को पार करके, और हर उस लड़की के लिए एक उम्मीद बन गई, जिसे दुनिया ने कमजोर समझा था। क्योंकि अनाया जानती थी कि जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ ले, वही असली हीरो होता है। वक्त बीतता गया, लेकिन अनाया की कहानी वहीं नहीं रुकी। हर साल वह स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में जाती, जहां वह खुलकर अपनी आप बीती सुनाती। लड़कियां उसकी बातें सुनकर रोतीं, फिर उठकर तालियां बजातीं। उन्हें लगता था कि अगर अनाया अपने अतीत से लड़ सकती है, तो वे भी अपने डर से जीत सकती हैं। सरकार ने उसे बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य सलाहकार समिति में शामिल किया। अब वह नीतियां बना रही थी, जिन्होंने कभी उसे खुद से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया था। आशय बड़ा हो रहा था, सादा, शांत और समझदार। हर बार जब वह अपनी माँ को मंच पर बोलते देखता, तो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता। एक दिन आशय ने स्कूल में पूछा, माँ, लोग कहते हैं कि मैं एक गलती से पैदा हुआ था, क्या ये सच है? अनाया कुछ पल चुप रही, फिर उसने आशय को गले लगाया और कहा, नहीं बेटा, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे आने के बाद ही मैंने जीना सीखा। उस दिन आशय की आंखों में एक चमक थी, जो बताती थी कि वह सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक बदलाव का बीज था। समय के साथ अनाया की जिंदगी पर एक किताब लिखी गई, जिसका नाम था साहस की कोख से जन्मी उम्मीद। यह किताब देश भर के स्कूलों और लाइब्रेरियों में रखी गई। हर कोई उसे पढ़ता और सोचता, कैसे एक 13 साल की बच्ची इतने बड़े तूफान से निकलकर पूरे समाज की प्रेरणा बन गई। और जब भी कोई लड़की हार मानने लगती, तो कोई कहता, याद है अनाया की कहानी? और उस एक सवाल से कई जिंदगियां फिर से उठ खड़ी होतीं। क्योंकि अनाया अब एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। एक आवाज जो कहती थी, तुम टूटी नहीं हो, बस अपनी रोशनी ढूंढनी है। वर्षों बाद जब अनाया ने अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर दिया था समाज सेवा को, तो उसे संयुक्त राष्ट्र से निमंत्रण मिला, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में अपना अनुभव साझा करने के लिए। स्टेज पर खड़ी अनाया हजारों लोगों के सामने बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में वो ज्वाला थी जो एक पीड़ित को योद्धा बनाती है। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन सबसे कीमती चीज जो पाई, वो है मेरी आवाज। मैं आज भी उन बच्चों के लिए लड़ रही हूँ, जिन्हें दुनिया सुनने को तैयार नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वह क्षण सिर्फ एक सम्मान नहीं था, वह न्याय की एक चिंगारी थी, जो दुनिया भर में फैलने लगी। सम्मेलन के बाद कई देशों से संस्थाएं आगे आईं और अनाया से साझेदारी की पेशकश की। उसने आशाई ग्लोबल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था हर पीड़ित को पुनर्जीवित करना, हर टूटे सपने को जोड़ना। अब वह भारत ही नहीं, दुनिया भर की बच्चियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। और आशय, अब वह 18 का हो चुका था, अपनी माँ की तरह ही संवेदनशील और जागरूक। वह भी मनोविज्ञान की पढ़ाई कर रहा था, ताकि उन बच्चों की मदद कर सके जो आज भी अंधेरे में हैं। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम अपनी माँ को कैसे देखते हो? उसने मुस्कराते हुए कहा, माँ मेरे लिए देवी हैं, जिन्होंने मुझे जन्म ही नहीं दिया, बल्कि मुझे इंसानियत का असली मतलब भी सिखाया। अनाया की कहानी अब किताबों और फिल्मों का विषय बन चुकी थी।
लेकिन असली कहानी तो रोज उन आंखों में लिखी जाती थी जिन्होंने उसकी आवाज सुनकर अपने डर को हराया। और इस तरह एक 13 साल की बच्ची की चुप्पी से उठी चीख पूरी दुनिया में गूंज बन गई, क्योंकि जब एक पीड़ित बोलता है तो हजारों चुप्पियां टूट जाती हैं। कुछ सालों बाद जब आशाई ग्लोबल फाउंडेशन ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया, तो उस समारोह में दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आए। अनाया अब सफेद साड़ी में गंभीर लेकिन गरिमामय मुस्कान के साथ मंच पर बैठी थी। उसके सामने वे लड़कियां थीं जिनकी जिंदगी उसने बदल दी थी। किसी ने स्कूल शुरू किया था, किसी ने अपना घर छोड़कर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी थी। सभी की आंखों में एक ही नाम के लिए आभार था, अनाया। कार्यक्रम के अंत में एक छोटी बच्ची स्टेज पर आई। उसने माइक पकड़ा और कहा, मुझे जब पहली बार डर लगा था तो माँ ने मुझे आपकी कहानी सुनाई थी। आज मैं डरी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर अनाया दीदी लड़ सकती हैं तो मैं भी लड़ सकती हूँ। सारा हॉल फिर एक बार तालियों से गूंज उठा। आशय, जो अब एक युवा काउंसलर बन चुका था, स्टेज के एक कोने से अपनी माँ को देख रहा था। उसने एक नज़ाकत भरे अंदाज में कहा, माँ, तुम सिर्फ मेरी माँ नहीं हो, तुम सबकी माँ हो, जो दुनिया को सहना नहीं, बदलना सिखा रही हो। वह शाम केवल एक जश्न नहीं था, बल्कि उस यात्रा की गवाही थी, जो एक टूटे हुए बचपन से शुरू होकर दुनिया के उजाले तक पहुंची थी। और उस रात जब अनाया अपने कमरे में बैठी अपने पुराने पन्नों को पलट रही थी, तो एक मोड़ पर उसने वह पेज खोला जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने पेन उठाया और नीचे लिखा, अब मैं टूटी नहीं हूं, अब मैं सबको जोड़ती हूं। यही था उसकी यात्रा का असली सार, एक घाव से जन्मी क्रांति जो अब कभी रुकने वाली नहीं थी। उस आखिरी पंक्ति के बाद अनाया ने अपनी डायरी को बंद किया और गहरी सांस ली, जैसे बरसों की थकान अब हवा में घुल चुकी हो। खिड़की से बाहर रात का अंधेरा था, लेकिन दिल के भीतर रोशनी की लौ जल रही थी। अगली सुबह वह अपने बेटे आशय के साथ एक नए शहर के लिए रवाना हुई, जहां वह एक बाल संरक्षण केंद्र की नींव रखने जा रही थी। इस केंद्र का नाम रखा गया, अनायाब आवाज उन बच्चों की जो चुप थे। इस केंद्र में न सिर्फ मानसिक और कानूनी सहायता दी जाती, बल्कि कला, संगीत और शिक्षा के जरिए बच्चों को उनके खोए हुए आत्मसम्मान से जोड़ने का काम किया जाता। अनाया रोज बच्चों से मिलती, कभी कहानी सुनाती, कभी सुनती। हर बच्चा उसमें अपना प्रतिबिंब देखता और हर मुस्कान में अनाया को अपना नया जन्म नजर आता। एक दिन एक वरिष्ठ पत्रकार ने उससे पूछा, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? इतनी अंधेरी सुरंग से निकलना क्या आसान था? अनाया ने बड़ी शांति से जवाब दिया, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन जब आप डर के बाद भी चलना नहीं छोड़ते, तो वही हिम्मत बन जाती है। मैं टूटी थी, हाँ, लेकिन अब मैं उन बच्चों की दीवार हूँ जिनके पास पहले कोई नहीं था। अब दुनिया अनाया को जानती थी, एक पीड़िता के तौर पर नहीं, बल्कि एक रोशनी के तौर पर, जो हर अंधेरे में चमकना जानती थी। और शायद किसी और कोने में कोई और अनाया उसी रोशनी के सहारे अब अपने जीवन की नई कहानी लिख रही थी। कुछ महीनों बाद अनाया आवाज उन बच्चों की जो चुप थे, केंद्र ने अपनी पहली वार्षिक प्रदर्शनी रखी। वहां वे बच्चे भी मौजूद थे जिन्होंने पहली बार अपनी कहानी रंगों, लफ्जों और संगीत के जरिए दुनिया के सामने रखी। किसी ने पेंटिंग बनाई जिसमें टूटी गुड़िया के हाथ जोड़कर मदद मांगती तस्वीर थी। किसी ने कविता सुनाई जिसमें दर्द से शुरू होकर उम्मीद पर खत्म होने वाले शब्द थे। स्टेज पर बैठे मेहमानों की आंखें नम थीं। लोग अब समझने लगे थे कि जख्म दिखते नहीं हैं, पर जब उन्हें सुना जाए
तो वे फूल की तरह खिल सकते हैं। उस शाम अनाया एक खाली कुर्सी को देखकर मुस्कराई। वह कुर्सी उसकी पुरानी खामोशी की थी, जो अब हर बच्चे की बुलंद आवाज में बदल चुकी थी। उसने मंच पर आकर सिर्फ एक पंक्ति कही, मैं अब अकेली नहीं हूं। अब हम सब साथ हैं, और जब तक एक भी बच्चा डर में है, हम सब लड़ते रहेंगे। तालियों की आवाज इतनी गूंजदार थी कि जैसे सैकड़ों टूटी आत्माएं फिर से जुड़ रही थीं। वह कहानी जो एक डरावने सच से शुरू हुई थी, अब उम्मीदों की मशाल बन चुकी थी। और उसी रात, जब वह अपने बेटे आशय को गले लगाकर सोने जा रही थी, उसने धीमे से कहा, अब मेरी कहानी पूरी नहीं। अब ये उन सबकी कहानी है जो कभी सुने नहीं गए, पर अब कभी चुप नहीं रहेंगे। और कहीं किसी अंधेरे कोने में बैठी एक और छोटी सी बच्ची उसकी कहानी सुनकर अपनी चुप्पी तोड़ने की हिम्मत जुटा रही थी, क्योंकि एक अनाया की आवाज हजारों को जीना सिखा चुकी थी। और फिर कुछ साल बीत गए। अनाया फाउंडेशन अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। अलग अलग देशों में शाखाएं खुल चुकी थीं, जहां हर बच्चा, हर महिला जो कभी शोषण या खामोशी का शिकार हुए थे, अब बोलना सीख चुके थे। संयुक्त राष्ट्र ने अनाया को ग्लोबल ह्यूमन डिग्निटी अवार्ड से सम्मानित किया। सारे देश खड़े होकर तालियां बजा रहे थे जब वह मंच पर पहुंची, लेकिन अनाया की आंखें सिर्फ एक ओर देख रही थीं, भीड़ में बैठे आशय की ओर, जिसने मां के संघर्ष को नजदीक से देखा था और अब खुद भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उसने मंच से जब कहा, मैं इस सम्मान को हर उस बच्चे को समर्पित करती हूं जो चुप था, टूटा था, लेकिन अब उड़ना सीख रहा है, तो हॉल में सिर्फ तालियां नहीं, बल्कि हर दिल में क्रांति की हलचल थी। अब वह सिर्फ कहानियां नहीं बदल रही थी, वह संस्कृति बदल रही थी। अखबारों में छपता था, अनाया, एक लड़की जो टूटी नहीं, बल्कि दुनिया के लिए ढाल बन गई। और जिस दिन अनाया ने अपनी आत्मकथा छपने के लिए दी, उसका टाइटल था, मैं जिंदा हूं और आवाज भी मेरी है। उसी दिन एक छोटे से गांव की लाइब्रेरी में एक 12 साल की लड़की ने वो किताब पढ़ी और चुपचाप मुस्कुराई। उसके होंठ हिले, अब मुझे डर नहीं लगता, अब मैं बोलूंगी। यही थी अनाया की सबसे बड़ी जीत। उसकी कहानी अब एक विरासत बन चुकी थी, जो समय से परे हर पीढ़ी के दिलों में हिम्मत की लौ बनकर जलती रहेगी। कुछ समय बाद अनाया ने अपने जीवन की सबसे शांत सुबह देखी। वह अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी थी, जहां फूल खिले हुए थे और हवा में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। आशय उसके पास आया, अपने हाथ में एक लिफाफा लिए हुए। माँ, उसने मुस्कुरा कर कहा, ये तुम्हारे नाम आया है, राष्ट्रपति भवन से। अनाया ने लिफाफा खोला और उसके हाथ कांप उठे। उसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई थी। उसके लिए ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि उन सभी टूटे सपनों की मान्यता थी, जिन्हें उसने अपने जीवन की रोशनी से जोड़ा था। पुरस्कार समारोह में जब उसका नाम पुकारा गया, तो पूरा देश खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वही पुरानी विनम्र मुस्कान। मंच से उसने जो आखिरी शब्द कहे, वे इतिहास बन गए। मैं टूटी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अब मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं, हर उस बच्चे की है जिसे चुप रहने को मजबूर किया गया। अब हम सब एक दूसरे की आवाज हैं, और जब आवाजें जुड़ती हैं, तो दुनिया बदल जाती है। भीड़ में कई आंखें नम थीं, और कहीं दूर किसी छोटे से गांव में एक और बच्ची ने टीवी स्क्रीन को देखकर अपनी हथेली भींच ली थी। वह तैयार थी अपनी चुप्पी को आवाज में बदलने के लिए। और यहीं अनाया की कहानी नहीं थमी, बल्कि अनगिनत कहानियों की शुरुआत बन गई।
एक ऐसी शुरुआत जो कभी रुकने वाली नहीं थी। बरसों की तपस्या, संघर्ष और सेवा के बाद अनाया ने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां न कोई डर था, न पछतावा, बस शांति थी। वह अब एक वृद्धाश्रम में सप्ताह में 2 बार जाती, जहां वह बुजुर्ग महिलाओं को कहानी सुनाती, हंसाती और जीने की नई वजह देती। जिंदगी जब तुम्हें गिराए, वह कहती, तो खुद को उठाना सीखो, क्योंकि जो खुद उठता है वो दूसरों को संभालना भी सीखता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और नीला आसमान सुनहरा हो रहा था, अनाया आंगन में बैठी अपने पोते की तस्वीर देख रही थी, जो स्कूल में उसकी तरह भाषण देने जा रहा था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन मुस्कुराई। उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी, ना हार के साथ, ना सिर्फ जीत के साथ, बल्कि उस संतोष के साथ जो किसी के जीवन को बेहतर बना देने से मिलता है। और जैसे ही आकाश में पहला तारा टिमटिमाया, अनाया की आंखें बंद हो गईं। शांति में, गरिमा में, उस ज्ञान के साथ कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की मशाल बन चुकी थी। क्योंकि असली विरासत वह होती है जो इंसान के चले जाने के बाद भी दूसरों को जीना सिखाती है।